प्रेशर जितना भी है इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सीटेट कैसे अलग है संस्कृत के मामले में, और हर बहन हर भाई को यह भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस जमीन से आसमान तक की वीडियो में सब कुछ खत्म होगा। लास्ट में हम कुछ ऐसे 100 से 120 150 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका एग्जाम हंसते हंसते निकल जाएगा। चलिए पहले बहुत कंसंट्रेशन के साथ जहां से क्वेश्चंस छोटे छोटे बनते हैं, कैसे बनते हैं आइए उनको देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना है तो संस्कृत की पहली सीढ़ी को जानिए। संस्कृत भाषा शुद्ध और परिष्कृत भाषा है, तो क्वेश्चंस यहां पर बन सकता है कि परिष्कृत भाषा किसे कहा जाता है। संस्कृत को परिष्कृत भाषा इसलिए कहा जाता है बेटा कि वो शुद्ध भाषा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी मिलावट नहीं है जिसमें अन्य भाषाओं का तालमेल होता है उसे मिलावट कहा जाता है। जैसे शब्दों में अगर उदाहरण में लिया जाए, संकर शब्दों में भाषाओं का मेल होता है। तो परिष्कृत भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। रीजन क्या है, फैक्ट क्या है? शुद्ध भाषा है। संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चंस में आ जाए, जननी किसे कहा जाता है समस्त भाषाओं की? तो संस्कृत। दूसरा, देववाणी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत। ऐसा माना जाता है कि जो देवों के मुख से निकली है उसे ही देववाणी, उसे ही संस्कृत का नाम दिया गया। अगर आपके दिमाग में आता होगा कि संस्कृत के जनक कौन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को समझिए जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। संस्कृत को सीटेट में क्रैक करने के लिए हिंदी से जोड़ के पढ़िएगा, तभी आप संस्कृत में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे या कर पाएंगी। संस्कृत भाषा की बात करी जाए तो जनक के रूप में आप एक चित्र देख रहे हैं, महर्षि पाणिनि का चित्र है। महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पाणिनि अपनी योग विद्या के लिए बहुत विख्यात हुए। पाणिनि की अगर मैं बात करूं तो पाणिनि ने एक ग्रंथ भी रचा था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। अगर हम पाणिनि की बात करें तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकर्ता हुए। संस्कृत का तमाम ऐसा ज्ञान, पूरे ब्रह्मांडित का ज्ञान जो है पाणिनि अपनी पॉकेट में लेकर चलते थे, ऐसे कहा जाए। एक बड़ा विद्वान जिसको महर्षि पाणिनि के नाम से देश में विख्यात किया गया। पाणिनि की अगर बात हुई है तो दोस्तों एक फैक्ट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अष्टाध्यायी पुस्तक को किसने लिखा? इन्होंने व्याकरण से संबंधित, किन्होंने? महर्षि पाणिनि ने व्याकरण से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रचलित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में एग्जाम में यह बनता है, हमेशा बनता रहेगा और 100% बनेगा। क्वेश्चन में यह बनेगा कि संस्कृत की जो पहली पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है, वो क्या है? संस्कृत की पहली जो पुस्तक है दोस्तों वो अष्टाध्यायी है, रिटन बाय महर्षि पाणिनि। यानी किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपको यहां पर करवा देंगे जो एग्जाम में आप ये नहीं कह पाओगे कि हां कि सर ये कैसे और ये क्यों आ गया। देखिएगा, अगर भाषा की बात कर लें दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा हिंदी से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में जो भाषा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से पूछी ही जाती है। लिखित और मौखिक से 100% क्वेश्चन आएगा। तो कौन बच्चा तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन बीच में ले रहे हैं, कौन बच्चा तैयार है? आइए चलिए देखिए, पहले जान लेते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है बेटा जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा में आप बोल के कह सकते हो या लिखित के माध्यम यानी पत्र के द्वारा आप दे सकते हो। भाषा के बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पर भाषा के 3 प्रकार भी माने जाते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा, जो सिंबल के रूप में दिया जाता है, लेकिन आपको 2 ही मानने हैं, एक लिखित और एक मौखिक। क्लियर है? लिखित और मौखिक। कौन बच्चा लिखित वाले क्वेश्चंस को यानी एक संस्कृत का क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? आइए वो भी करेंगे। सबसे पहले लिखित भाषा की बात कर लें।
लिखित भाषा क्या है कि जिसके माध्यम से लिखकर भाव प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं बेटा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 है, आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आगे इसी वीडियो में, जो संस्कृत का जो आपका डर है वो पूरी तरीके से मैं मिटा दूंगा। लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? लिखित भाषा के लिए लिपि का ज्ञान अनिवार्य है। अंकों का ज्ञान, वारा खड़ी का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान नहीं, बल्कि लिपि का ज्ञान बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भाषा को लिखना है तो लिपि का होना परम आवश्यक है। लिपि अगर नहीं है तो उसका मतलब क्या है मेरे लाल? मौखिक भाषा की अगर मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं, समीप रहते हैं तथा अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? मौखिक भाषा का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने जो है अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। अगर हम पूरी तरीके से बात करें, संस्कृत की बात करी जा रही है यहां पर, तो एक उसकी लिपि भी होगी, क्योंकि संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है जिसमें लिखित भाषा, मौखिक भाषाएं आती हैं। संस्कृत में अगर देखा जाए तो उसकी एक लिपि होगी। संस्कृत भाषा की एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। देवनागरी है, और यह बात आपको याद रखनी है। जिस तरीके से आप हिंदी की बात करते हो ऐसे ही आप संस्कृत की बात करते हो, और हिंदी कहां से? संस्कृत के पैमाने से है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है रोमन एंड ऑप्शन डी है देवनागरी। ये इतनी यूनिक वीडियो दोस्तों हम बना देंगे कि आप ये कहोगे कि हाँ, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। संस्कृत भाषा की जो लिपि है बेटा वो है देवनागरी लिपि। क्यों है? क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने इस वीडियो में चित्रात्मक तरीके से बताया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक यानी वेद की भाषा है। पुस्तक का मतलब वेद, और वेद आप जानते हो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और बताइए अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद वाद का वेद है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक की भाषा है, वेदों की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा, तो क्वेश्चन में आ जाए कि विश्व की प्रथम भाषा मानने की युक्ति किस भाषा को जाती है? तो संस्कृत भाषा को जाती है। ठीक है बेटा? तो किसी जो है प्रकार की संभावना, संशय की संभावना नहीं है, यानी संस्कृत भाषा को विश्व की प्रथम भाषा माना जाता है। संस्कृत को एक और क्वेश्चंस बहुत ही टारगेट किया जाता है कि संस्कृत को देव भाषा के रूप में, हमने आपको बताया पहले इस वीडियो में, हमने वहां देव भाषा नहीं, हमने वहां देववाणी बताया, क्योंकि देवों के द्वारा जो उच्चारित ध्वनि है उसको संस्कृत में तब्दील किया गया। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, इसलिए इसे सभी भाषाओं की आदि जननी माना जाता है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? अब हिंदी की आदि जननी कहा जाए या सभी भाषाओं की आदि जननी कहा जाए तो आंसर बदलेगा नहीं। गुरुमुखी, खरोष्टी, संस्कृत और देवनागरी में इस बार फिर से जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। अब यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे तो देवनागरी कोई भाषा नहीं है, हमसे भाषा पूछा गया, ये दोस्तों लिपि है। क्लियर है? चलिए, संस्कृत भाषा के कितने कौशल होते हैं? ये एग्जाम में 100% आता है, 100% आता है, और यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीटेट का मतलब ही क्या है मेरे लाल? संस्कृत भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा संस्कृत भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। हिंदी में भी आपको बताया था, लेकिन यहां पर कुछ अलग है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन अभी करेंगे ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप थोड़ा सा 90% बच्चे गलत करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, पहले क्वेश्चन करके देखिएगा कि संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वभावा विक्रमः विद्यते। संस्कृत भाषा के शिक्षण में, शिक्षण कौशल में जो क्रम है वो क्या होना चाहिए? बताइए। अब पहले अगर ये पता होगा, ये अगर आप तभी कर पाओगे जब ये पता होगा कि कितने कौशल होते हैं और उनका क्या क्रम होता है। तो हमें देखिएगा, हमें क्रम यहां पर लगाना था।
अब हमें क्रम लगाना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कितने कौशल होते हैं। तो 4 प्रमुख कौशल होते हैं जो इस प्रकार है। श्रवण कौशल जिसको सुनना कहा जाता है, पठन कौशल जिसको पढ़ना कहा जाता है, वाचन कौशल जिसको बोलना कहा जाता है, लेखन कौशल जिसको लिखना कहा जाता है। कोई बोलेगा तो सुनना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, जब आप बोलोगे तो बोलना पड़ेगा, आवाज आएगी, और जब आप लिखोगे तो कुछ लिखाई यानी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल यहां पर ये आप 4 प्रमुख कौशल याद रखिएगा, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अब बात आती है इनका क्रम क्या होता है और इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। तो आप अगर नहीं जानते हो तो ये बहुत अच्छा है, यानी अगर कोई पुरानी ट्रिक से अगर आप भूल रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप LSRW को जानते हो, लेकिन आप 90% 99% बच्चे जानते ही जानते हैं, आप सब ब्रिलियंट बच्चे हो, लेकिन यहां पर आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल विकास का क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार चलता है। ये ट्रिक है LSRW। L का मतलब होता है लिसन, और S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, एंड W का मतलब होता है राइटिंग। 4 प्रकार के कौशल होते हैं। सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास का जो क्रम है वो सुनना, सबसे पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। हमेशा याद रखो कि पहले रहेगा सुनना और बाद में रहेगा लिखना। अगर इतना भी याद है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों कि 4 कौशल होते हैं, उसमें LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। या अगर आप देखिएगा सुबोपोली, सुबोपोली भी आप याद रख सकते हो। सुबोपोली एक हिंदी की ट्रिक है, या इंग्लिश में LSRW आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले सुना जाता है, बाद में बोला जाता है, उसके बाद में पढ़ा जाता है, उसके बाद में लिखा जाता है। तो ये है आपके 4 कौशल के क्रम है। क्रम को याद रखना है। सुनना पढ़ना 2 हैं आपके ग्राह्य कौशल। ग्राह्य कौशल वे होते हैं जो सीखने से संबंधित होते हैं। सुनना पढ़ना ये ग्राह्य कौशल, ग्रहण किए जाते हैं। और बोलना लिखना ये क्या होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति करने वाले। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा यहां पर पॉइंट को, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल किसे कहते, कितने होते हैं? 2। एक होता है बोलना और एक होता है लिखना। ग्राह्य कौशल होते हैं 2, एक होता है सुनना, एक होता है पढ़ना। अब यहां पर क्रम से क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशला नाम स्वभावा विक्रमः विद्यते। बताइए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर क्या होगा? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। दूसरा भाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तीसरा पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। और चौथा लेखनम, भाषणम, श्रवणम, पठनम। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनना, बोलना। भाषण को क्या कहते हैं? बोलना। पढ़ना, लिखना। सुना जाता है पहले और लिखा जाता है बाद में। अब आप कहोगे कि सर ये भाषणम कैसे आ गया? अरे भाई, भाषण को ही तो कहा जाता है क्या? भाषण को ही क्या कहा जाता है भैया? श्रवण कहा जाता है या पढ़ना कहा जाता है? बोलना कहा जाता है यार। वाचन की बात कर सकते हैं जिसको हम आप सभी जानते हो। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आंसर हमारा ए बैठ जाएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे। 4 कौशल बताए थे, 4 को एक एक लाइन में जान लो। पहला है श्रवण कौशल। 4 बताए थे दोस्तों, 4 को जान लो। पहला है श्रवण कौशल, मतलब सुनना। श्रवण कौशल प्रथम कौशल है। ये पॉइंट नंबर नोट किया जाए 1। क्वेश्चन में आ सकता है कि भाषा का, संस्कृत भाषा का पहला कौशल कौन सा है? तो श्रवण कौशल है पहला, जिसका संबंध कान से होता है। यह अच्छी तरह से विषय को सुनने के पश्चात ही उसका अनुकरण होता है, यानी उसके बाद ही बच्चा समझ पाता है चीजों को। वाचन कौशल क्या होता है? वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। अर्थात वाचन एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें श्रवण दृश्य का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है। वाचन का मतलब क्या होता है? वाचन का मतलब होता है बोलना। आप ध्यान दीजिएगा, बोलना होता है। अब बोलने के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन में आ जाए कि संस्कृत में वाचन कौशल के कितने प्रकार होते हैं बेटा? तो एक होता है मौन वाचन और दूसरा होता है सस्वर वाचन। यानी 2 प्रकार होते हैं, एक मौन वाचन, दूसरा होता है सस्वर वाचन होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, मौन वाचन क्या होता है? ये सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो, इसमें कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि ढिलाई ही आपको गर्त में डाल देगी। मौन वाचन बेटा होता है लिखित भाषा का ध्वनि रहित वाचन मौन वाचन होता है। मतलब अगर आप ध्वनि के साथ पढ़ रहे हो तो मौन वाचन नहीं है। अगर आप शांति ढंग से चीजों को पढ़ रहे हो
शांति प्रिय ढंग से पढ़ रहे हो तो वो मौन वाचन है, तथा इसमें जो अर्थ ग्रहण और भाव की अनुभूति होती है, आप शांति से बैठकर पढ़ रहे हो, आपकी आवाज कतई निकल नहीं रही है, वो मौन वाचन है। दूसरा है कि वाचन कौशल। वाचन कौशल की बात करें तो सस्वर वाचन, वाचन सस्वर वाचन की बात करें तो यहां पर देखिएगा वाचन कौशल में दूसरा क्या है कि भैया लिखित भाषा के ध्यानात्मक पाठ को सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब सस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर के साथ पढ़ना, जैसे ईश वंदना, लोक पाठ, समा यानी लोक पाठ जो है दूसरों को सुनाना, सस्वर वाचन होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। पठन कौशल की बात करेंगे तो यह तीसरा कौशल है। किसी लिखित या मुद्रित, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या चित्र को देखकर उसके भाव आशय को समझना पठन कहलाता है। यानी कभी भी कोई चीज अगर आप किताब लेकर बैठ जाओ, पढ़ने लगो, तो यह क्या है, संस्कृत भाषा का पठन कौशल है। क्लियर है। चौथा और देख लीजिएगा, फिर चलते हैं फैक्ट पर। लेखन कौशल क्या है? सर्वप्रथम छात्र को बोलना एवं पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद उसे लिखना सिखाया जाता है। मतलब लास्ट होती है सीढ़ी। लेखन कौशल में देखा जाए तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक होती लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो आप बोलकर अपनी बात कहते हो, और लिखित अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब आप किसी पत्र के द्वारा, किसी चिट्ठी के द्वारा अपनी बात कहते हो। लिखकर देते हो तो वो लिखित अभिव्यक्ति, बोलकर कहते हो तो वो मौखिक अभिव्यक्ति। क्लियर है दोस्तों। यहां पर अगर हम फैक्ट की तरफ चलते हैं तो संस्कृत का एक पॉइंट और छूट रहा है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन आपको यह बात नहीं पता होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम प्रतिदिन अगर शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो हम उसमें 75% संस्कृत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी चीजें हमें यह नहीं पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी शब्द हैं या संस्कृत के हैं। तो बहुत सी चीजें हम संस्कृत भाषा के अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। यह बात आप जान लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये अच्छी बात है। संस्कृत शिक्षण विधियां जान लीजिएगा। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि क्या है? यह बेहतरीन पॉइंट है। अगर इनको अगर छोड़ रहे हो तो मतलब क्या है कि संस्कृत की रीढ़ को छोड़ रहे हो। संस्कृत में क्या क्या क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं वो यहां से देखने को मिलेंगे। संस्कृत शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि है पाठशाला विधि। अब आगमन निगमन के वक्त चले गए। आगमन निगमन आपने खूब पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा, मनोविज्ञान में भी पढ़ा, लेकिन संस्कृत में पढ़िएगा। पाठशाला विधि क्या है बेटा कि इसे परंपरागत विधि कहा जाता है। पंडित प्रणाली या व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान को हृदयंगम करना, यानी हृदय से जुड़ने वाली चीजें पाठशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। हृदयंगम, क्लियर है। तो पंडित प्रणाली या व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली किसे कहा जाता है? परंपरागत विधि को कहा जाता है। या परंपरागत विधि किसे कहा जाता है? पाठशाला विधि को कहा जाता है। तो पास है पाठशाला विधि, पास है परंपरागत विधि, पास है पंडित प्रणाली विधि। इतना तो याद रख लो, ये तो बहुत आसान है, हमने आपको ट्रिक बता दी। आइए इस विधि में दोस्तों, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा जो आप ध्यान करते हो, ध्यान लगाते हो, उन पर कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है। यानी कंठस्थीकरण की बात आए तो पाठशाला विधि बेहतर होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। श्रवण और मनन के द्वारा जो कंठस्थीकरण पर अगर जोर दिया जाए तो वह विधि कौन सी है मेरे लाल? पाठशाला विधि है। आइए पाठशाला विधि की बात करें तो इस विधि की कमियां यही हैं कि यह शिक्षक आधारित विधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें छात्र पर ध्यान कम दिया जाता है और स्मरण व रटाने पर जोर ज्यादा दिया जाता है। यह बहुत अच्छी विधि है। यानी अगर विधि की बात करें, बहुत अच्छी विधि का मतलब है एग्जाम के लिए। और हम लोग भी पढ़े हैं ना, यानी आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, तो हम लोग भी इसी विधि पर आधारित पढ़ते रहे हैं। आजकल जो एनसीएफ आ रहे हैं, एनईपी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो हमारे पिताजी के जो समय की बात करें तो वो लोग बहुत आजकल की एनईपी कह रही है कि मार भी नहीं सकते बच्चे को, लेकिन हम लोग तो मार भी खाए। याद करो अपना समय, है ना। तो ये शिक्षक आधारित विधि है। इसमें शिक्षक जो चाहेगा वही करेगा, शिक्षक के हिसाब से ही सारी चीजें शिक्षण पद्धति में आएंगी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए भाषण विधि दूसरी है, भाषण विधि। इस विधि के माध्यम से विषय वस्तु के कठिन शब्दों को स्पष्ट किया जाता है। और यह भी मैं बता दूं कि यह भी शिक्षक जो है केंद्रित विधि होती है। यह कार्य शिक्षक करता है,
इसमें कथा कथन का प्रयोग भी किया जाता है। मैं फिर से कहूंगा, भाषण विधि का मतलब होता है कि अगर कोई लेक्चर दे रहा है, क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं और आपके स्टेज पर खड़ा हुआ एक टीचर बोर्ड के सामने पढ़ा रहा है और भाषण दे रहा है, बच्चे अगर शांति से सुन रहे हैं तो मतलब यह है कि एक टीचर केंद्रित जो है, शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तीसरी है व्याख्या विधि। इस विधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों की संख्याओं का समाधान करता है अपनी व्याख्या के द्वारा। यह बात भी आपको याद रखना है। इसमें भी बच्चा सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय रूप में रहता है। यह भी शिक्षक केंद्रित विधि है। तीनों विधि शिक्षक केंद्रित है। व्याकरण विधि, व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आ भी चुका है, प्राण तत्व किसका अंग है? तो प्राण तत्व जो है व्याकरण को माना जाता है, व्याकरण विधि को माना जाता है। व्याकरण को जो है भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। यह विधि छात्रों के लेखन और उच्चारण में शुद्धता पर जोर देती है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि की बात अगर कर लें बेटा, प्रश्नोत्तर विधि क्या है आपको मैं बताता हूं। प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो यह प्राचीन विधि है और शिक्षक संकेत देता है और छात्र उसे समझकर उसका उत्तर देता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, यहां से बनेगा कि सबसे प्राचीन विधि को कौन किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि को माना जाता है। इसका उत्तर जो है कौन देता है? छात्र समझकर देता है। यह चिंतन, तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त ट्रेंड करेगा यहां से क्वेश्चन। 3-4 और पॉइंट समझिएगा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे। आप सब तैयार हो? एक बार हाथ उठाइएगा। संस्कृत व्याकरण ग्रामर का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? पहले तो आपके 3-4 हम डाउट क्लियर करे दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण ग्रामर का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता महर्षि पाणिनि है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा जो आपका डाउट है, एक क्वेश्चन आता होगा कि संस्कृत भाषा का आविष्कार कब हुआ था? तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय वैदिक संस्कृत काल कहा जाता था। तो इस पॉइंट के लिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट माना, हमने इसको रखा। तो वैदिक संस्कृत काल भी एग्जाम में आ चुका है। तो वैदिक संस्कृत काल आपको याद रखना है 3500 से 500, क्योंकि उल्टा चलता है, ज्यादा से कम की तरफ चलता है, मूव करता है। एक पॉइंट और आता है आपके दिमाग में कि किस वेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे पुराना, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात जो है वैदिक संस्कृत किताब है। वैदिक संस्कृत किताब का मतलब वेद है, इसलिए इसे भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है। तो किस वेद को भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आइए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट हम क्वेश्चंस पर देखते हैं, नजर डालते हैं कि बेटा क्वेश्चन क्या होंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। थोड़ा सा आपको यहां पर समय देना पड़ेगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, चलिए बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर चीजों को जल्दबाजी में लेना है तो चीजें आपकी गलत होंगी, ये 100% मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है बेटा? हाँ, निम्नलिखितेषु किम काव्य पाठनस्य उद्देश्यम न भवति। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उद्देश्य नहीं होता है? किस तरीके से नहीं होता है? क्या कह रहा है? कहां पर ऑप्शन फिट बैठ रहा है? ये आपको देखना पड़ेगा। चलो भाई बताओ। अरे भाई, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण के साथ संबंधित नहीं है, यानी काव्य को पढ़ने के लिए कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं होना चाहिए। काव्य समीक्षा एवं मनोरंजनम, व्याकरण शिक्षणम शब्द निर्माणम, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षाणाम ज्ञानम और काव्य समीक्षा त्वानाम ज्ञानम। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने के लिए हिंदी का यूज आपको करना है। यह सबसे जबरदस्त ट्रिक है कि भाई काव्य को पढ़ने के लिए कौन सा उद्देश्य यहां पर सटीक नहीं बैठता है। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? दूसरा इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिएगा, काव्य को पढ़ने के लिए मनोरंजन, क्योंकि आप जब काव्य को पढ़ते हो तो लयबद्ध तरीके से पढ़ते हो, तो उसमें एक तो मनोरंजन और ध्यान आकर्षित करते हो। काव्य को जब आप पढ़ते हो तो सामाजिक सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा, काव्य में जो निहित होता है वो क्या है? वो रस भी होता है निहित, छंद भी होता है निहित, अलंकार भी होता है निहित, है ना। ये सब मनोरंजन के पार्ट हैं। काव्य में सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान भी होता है, ठीक है ना, इससे ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है।
और काव्य की अगर मैं बात करूं तो ये काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन को प्राप्त कराता है। तो ये सब होते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2। यानी काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण, हम तो आप जानते हो ना, निगेटिव शब्द नहीं लेने, व्याकरण शिक्षण कह रहा है पहले से ही कि व्याकरण शिक्षण तथा शब्द निर्माण ले लो, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला, निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रमाणिका नास्ति। अब हम क्वेश्चन को कठिन लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वीडियो सरल चल रही थी तो क्वेश्चन कठिन क्यों, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कठिन कॉन्सेप्ट आपको करा देंगे जो आज यहां पर अगर आप गलत कर रहे हो लेकिन एग्जाम में ना गलत करो। कि निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रमाणिका नास्ति, बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है। चलिए बताइए। हाँ, ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक लेखक की पाठ्य पुस्तक सामग्री में कौन सी प्रमाणिक नहीं मानी गई है। यानी यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सामग्री प्रमाणिक नहीं मानी गई है, यह आपको बताना है। अब जैसे देखा जाए समाचार पत्र से, यानी समाचार पत्र क्या मानी गई है, क्या बताइए, क्या मानी गई है क्या। आगंतुक वासगृह, जिसको होटल आहार सूची कहा गया, पत्रिकायाम विज्ञापनम, जो पत्रिकाओं में दिए गए विज्ञापन है, पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तक जो लेखक की पाठ्य पुस्तक है इसको ही नहीं माना गया, बाद बाकी सब कुछ है। पाठ्य पुस्तक हमेशा एक निगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जोड़ा ही जाता है। एक क्वेश्चन और कठिन देखिए, भाषा कक्षा, या हम 4 से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग कठिन मिलेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा कक्षायाम साहित्यस्य अतिरिक्तः उद्देश्यम किमस्ति। क्वेश्चन साहब कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा, भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा कौन सा एक उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। शब्दकोशस्य व्याकरणस्य च वृद्धिः, शब्दानां वाचनस्य योग्यता विकासः, प्रक्रिया रूपेण उच्च स्वरः पठनस्य प्रोत्साहनम, और ज्ञानस्य रचनात्मक। अब देखिए ज्ञानस्य लिखा है, ज्ञानस्य ज्ञान, और यहां पर रचनात्मक चीजें तथा समीक्षात्मक जो चिंतन है, तो ये क्या है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन जो बड़ा हो, पॉजिटिव हो, हिंदी से मिला जुला हो, भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा ज्ञान, रचनात्मक और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करना भी शिक्षण के अंतर्गत आता है। आप समझ गए चीजों को, समझिएगा, पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखितेषु का प्राचीन सांस्कृतिक यानी क्लासिकल जो भाषा है वो नास्ति, कौन सी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आता है। सबसे प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत कौन आता है यह आपको जानना चाहिए, और कौन नहीं आता है यह भी जानना चाहिए। तो यहां पर लिखा है नास्ति, कौन प्राचीन सांस्कृतिक जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके अंतर्गत नहीं है, यह बहुत से बच्चों को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, प्राचीनतम में हिंदी को नहीं माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 की एनईपी से क्वेश्चन आया है, देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादयति यत्, यानी जो एनईपी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है यह आपको बताना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रतिपादित करती है, क्या प्रतिपादित करती है, सर्वासाम भाषाणाम कृते विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्यः अस्ति। एक तो ये, यानी सभी भाषाओं के विषय सीखने के लिए आवश्यक है। सभी भाषाओं में अगर विषय सीखने की बात करें तो ये शिक्षा नीति कहती है। आधारभूत स्तरात विद्यालयी शिक्षणार्थम, आंग्ल भाषा माध्यम, अंग्रेजी भाषा को माना गया। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत 3 भाषाओं के सूत्र पर, और यहां भी 3 भाषाओं की बात करी गई है। दोस्तों आंसर तो पहला जाएगा, बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रतिपादित करती है कि मातृभाषा सभी, क्योंकि क्वेश्चन कहां से है, कह रहा मातृभाषा, मातृभाषा सभी भाषाओं के विषय सीखने के लिए आवश्यक है। समझ रहे ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। लेखनस्य उत्पादनम पद्धति संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। कह रहा दोस्तों यहां पर साफ साफ कह रहा है कि लेखन की उत्पादन पद्धति के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? लेखन की उत्पादन की पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? एक बारम अभ्यास रूपे लेखनम। बताइए क्या होगा? प्रक्रिया रूपे लेखनम, प्रथमावस्थायाः द्वितीयावस्थाम प्रतिगमने रूपे लेखनम, लेखने हस्तलेख विषयः। बताइए, लेखन की उत्पादन पद्धति के संबंध में एक बार अभ्यास के रूप में लिखना, यह कथन सत्य है, बाद बाकी सभी गलत हैं। यह क्वेश्चन टफ लेवल के क्वेश्चंस में है, यह आपको याद रखना। एक बारम उत्पादन पद्धति से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षणे का मतलब समझते हो ना? बताइए, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म शिक्षण हमेशा कौशल के विकास के लिए कार्य करता है, भाव के बोध को नहीं, पदार्थ के बोध को नहीं, विभिन्न विधि प्रयोग नहीं, कौशल के विकास के लिए हमेशा माइक्रो टीचिंग वर्क करता है। यह दिमाग में आपको लाना है। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर। क्या बात है? कैसे हो आप सभी? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कैसे हो? एक क्वेश्चन और आ जाता है कि नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपको बतानी है। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? देखिएगा दोस्तों, आपको एक यहां पर व्याख्या विधि है, समवाय विधि है, अगर देखा जाए कक्षा अभिनय विधि है, अगर देखा जाए रंगमंचा अभिनय विधि है। बताइए, स्वागत है। ये क्वेश्चन कर लिया तो मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन लेवल में आंका जाता है। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो समवाय विधि हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर रंगमंच क्यों नहीं हो सकता, समवाय विधि क्यों आपने मारी? बेटा इसलिए समवाय विधि क्योंकि यह कम खर्चीली और बहुत ही सटीक विधि है। समवाय विधि जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करके शिक्षा दी जाती है, वो नाटक के शिक्षण के लिए बेहतरीन समवाय विधि मानी जाती है। आंसर हमारा भी जाएगा। संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक कौन माने गए? निगमन विधि के प्रतिपादक एक अलग मैटर है। जब क्वेश्चन में अरस्तु नहीं है तो आपको याद रखना है कि आप हिंदी में पढ़ते रहे हो, मनोविज्ञान में पढ़ते रहे हो, लेकिन यहां पर आप अलग पढ़ रहे हो। संस्कृत में जब पूछा जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि संस्कृत में आप पतंजलि को मारेंगे क्या? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 मारेंगे। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, आगमन विधि और निगमन विधि ये दो आपस में विपरीत विधियां हैं। आगमन विधि चलती है हमेशा वैज्ञानिक तर्क पर और निगमन विधि चलती है हमेशा शिक्षक केंद्रित रटंत्र प्रणाली पर। एक रूल टू एग्जाम्पल जिसको निगमन कहा जाता है, एक एग्जाम्पल टू रूल जिसको आगमन कहा जाता है। दोनों के जनक अरस्तु हैं, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो 4। आगमन विधि के सोपान कितने होते हैं यह भी आपको जान लेना है। आगमन विधि के सोपान होते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं, आपको कमेंट करना है। चलिए बताइए। हाँ जी, आगमन विधि के जो सोपान होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं। आंसर हमारा 20 चला जाएगा। अब हम कुछ मॉक टेस्ट करने